हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। हम आरओ 2016 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आज इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी पे काम करेंगे, शब्दावली पे जो कि प्रयोग होती हैं, और सारा उसी पे ही खेल बैठा होता है। यदि आप वर्तमान के आंकड़ों को इन शब्दावलियों से संयोजित करने की कला रखते हैं और क्षमता रखते हैं अपने पास, तो ये विश्वास मानिए कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि 10 से 12 अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप 8 से 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने में दक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्हीं पे डिस्कस करेंगे, इन टर्मिनोलॉजी पे। तो हरित लेखांकन पद्धति क्या होती है? पर्यावरणीय लेखांकन में बोला जाता है। यह विश्व बैंक के पर्यावरणीय पोषक विकास खंड ने देशों की संपत्ति के आकलन में एक नया सूचकांक विकसित किया है। ठीक है, जिसे ग्रीन इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक में 3 अंग होते हैं इसमें: उत्पादित संपत्ति का, और प्राकृतिक संपदा का, और मानव संसाधन को अलग अलग मूल्य प्रदान किया जाता है। इसके आधार पर प्रत्येक देश को प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो ग्रीन अकाउंटिंग आपकी वे होती है कि जिसमें पर्यावरणीय आधार पर सारी संपत्तियों का आकलन किया जाता है। जैसे आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है ना, जैसे आपका शुद्ध निवल प्रोडक्ट उत्पाद होता है फैक्टर कॉस्ट पे, जिसको आप नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट पे हमेशा निकलती है नेशनल इनकम। उसी प्रकार से ग्रीन अकाउंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अब यहाँ पे तथ्य देखिए, आपसे जोड़ के पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से होता है ये। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा एसोसिएटेड है। वर्ल्ड बैंक से एक और बता दूं, तेजस्विनी योजना जो कि झारखंड सरकार की है, वो भी वर्ल्ड बैंक से एसोसिएटेड है। एडोलसेंस एंड वुमेन्स स्किल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, यानी महिलाओं से और किशोरियों से जुड़ी हुई योजना है। जीएनपी, इस अवधारणा का प्रतिपादन 1995 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। इसे हेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित अवधि में प्रति व्यक्ति उत्पादित संपदा की अधिकतम मात्रा से है, और ये देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर रखते प्राप्त किया जा सकता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था जीएनपी में, है ना, ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट में आपका। फिर है समावेशी विकास की अवधारणा, आपकी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। विकास की मूलधारा में सबको साथ जोड़कर चलना और संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि आगामी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही रहे, तो वो सतत भी जुड़ता है इसमें। तो समावेशी विकास स्ट्रेटजी इसको कहा जाता है। आपको पता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना से इसको स्वीकृति दी गई, और एसडीजी गोल जो आपके हैं एमडीजी की विफलता के पश्चात लाया गया। 2016 से 2030 तक रखा गया है। 17 गोल्स है, 169 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरी शॉर्ट क्लिप्स वीडियो में पढ़े होंगे वो। कार्बन टैक्स, ठीक है, कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाता है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं, जो छोड़ते हैं। ये ऋणात्मक बाह्यता एक्सटर्नलिटी पर लगाने वाला कर है, और इसे बाह्यता पर लगाने वाले पिग्यूवियन कर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत CO2 के उत्सर्जन को प्रत्यक्ष रूप से करारोपित किया जाता है। आपने सुना होगा कार्बन टैक्स कई कंट्रीज लगाती हैं, तो करंट अफेयर में भी आता है। जैसे न्यूजीलैंड ने लगाया, इम्पोज किया कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स पे बात इंडिया में भी चल रही है लगाने के लिए। हालांकि भारत उतना कार्बन उत्सर्जित करता नहीं है, पर सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित कौन करता है? आपका यूएसए करता है, फिर चीन करता है। ठीक है, कार्बन स्टॉक में इंडिया 8वें स्थान पर आता है कहीं। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स, इसका भी प्रयोग होता है। यह सापेक्षिक कुशलता को प्रदर्शित करता है, जिससे एक देश पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों को अपने नागरिकों को दीर्घ तथा खुशीपूर्ण जीवन देने में परिवर्तित करने के लिए करता है। इस सूचकांक का मूल आधार है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन संतुष्टि तथा पारिस्थितिकी की स्थिति। ठीक है, 3 चीज़ों पर आधारित होता है ये आपका सूचकांक। हैप्पीनेस इंडेक्स माफ़ी चाहूँगा, हैप्पीनेट प्लैनेट इंडेक्स है ये। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स आपका अलग है। इंडिया की स्थिति उसमें काफ़ी ख़राब है। ठीक है, फिनलैंड उसमें टॉप पर है। ठीक है, तो इसमें आपका एस्टिमेशन जो होता है सूचकांक का आधार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जीवन संतुष्टि तथा पारिस्थितिक की स्थिति के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। बोट, ये कई बार चर्चा में रहता है। बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, इसके अंतर्गत एक निजी इकाई, सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की इकाई हो सकती है, कि इकाई से किसी प्रोजेक्ट या परियोजना के डिजाइन करने के निर्माण करने और इसकी वित्तीय व्यवस्था एक समयावधि के लिए इसको प्रयोग में लाने के लिए किसी फ्रेंचाइजी को प्राप्त करती है। ठीक है, ये एक तरह का मॉडल है। जैसे आप स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल पढ़ते हैं, ट्रिपल P मॉडल पढ़ते हैं,
हाई एन्युटी मॉडल पढ़ते हैं तो ये भी उसी टाइम से काम करता है, बिल्ड बनाना, ऑपरेट संचालन करना और फिर उसका हस्तांतरण कर देना। जैसे कि आपका नोएडा एक्सप्रेस वे है, बनाया किसी कंपनी ने, बनाने के पश्चात इसका संचालन अगर पार्टनरशिप में वो रेशो होगी तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, अन्यथा राज्य सरकार को फिर ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, इसी प्रकार दिल्ली मेट्रो है, चल रही है ना, कई प्रकार के इसमें रिजर्व्स लगे हुए हैं, अदर अदर कंट्री के इसमें पैसा लगा हुआ है ना। अगला है बोल्ट, BLT या बोल्ट, बिल्ड लीज ट्रांसफ़र एंड बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफ़र। यह भी प्रोजेक्ट वित्तीयन का एक तरीका है। इसके अंतर्गत कोई निजी इकाई कोई प्रोजेक्ट डिजाइनिंग या वित्तीयन करती है या पूरा करती है और इसे सरकार को बेच देती है, फिर लंबी अवधि की लीज पर सरकार से ले लेती है तथा समय अवधि के बाद सरकार को हस्तांतरित कर देती है। ये दोनों में सिमिलरिटी लग रही होगी आपको। ठीक है, ये मॉडल्स काम करते हैं जब सरकार के पास राजस्व की कमी हो, एडमिनिस्ट्रेशन की उतनी ज़्यादा लोकप्रियता हासिल ना हो, उतनी ज़्यादा दक्षता ना हो, तो ये एक तरीके से PPP मॉडल पे ही काम करते हैं। अगला है BTU, निर्माण, बिल्ड, ट्रांसफ़र एंड यूटिलिटी, इसके यानी प्रयोग, यूज़। इसके अंतर्गत प्रोजेक्ट निर्मित करके प्रोजेक्ट देने वाले को हस्तांतरित कर दिया जाता है, फिर प्रयोग के लिए ले लिया जाता है। माइक्रो और मैक्रो आपने शब्द सुने होंगे, समष्टि शास्त्र और व्यष्टि शास्त्र। यदि आपने 11th-12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तब जरूर जान रहे होंगे, अन्यथा यदि नहीं भी जान रहे तो समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। ठीक है, विलोम शब्दों में ही पढ़ा होगा। आर्थिक विश्लेषण का वह भाग जो व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म, उपभोक्ता, श्रम इकाई आदि से संबंधित हो, इसे व्यष्टि बोलते हैं। व्यष्टि मतलब कि माइक्रो यानी न्यूनतम चीज़ों का जो मूल्यांकन, आकलन, समीक्षा करेगा वो व्यष्टि होती है, और जो ब्रॉडर चीज़ों का मूल्यांकन करता है वो समष्टि होता है, यानी सबको ले लेता है। अब देखिए समष्टि में बात कर लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं जब विश्लेषण का संबंध इन व्यष्टि इकाइयों के सामूहिक बेरोजगारी, सामूहिक देखिए बोला ना, सामूहिक सभी को शामिल करेगा, मूल्य स्तर का अध्ययन हो, तो ये समष्टि विश्लेषण कहलाता है या अर्थशास्त्र कहलाता है। वायदा मार्केट आपने कई बार सुना होगा। वायदा मार्केट एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु या करेंसी प्रतिभूति तत्कालिक सुपुर्दी के साथ बेची जाती है, तो इसे स्पॉट मार्केट बोलते हैं। जब इसमें व्यापार भविष्य में सुपुर्दगी के वायदे के साथ किया जाता है तो इसे फ्यूचर या वायदा बाजार कहा जाता है ना। वायदा आपका फ्यूचर के लिए तो करेंगे, प्रेजेंट के लिए तो वायदा कर नहीं सकते कि ना हाँ मैं ये करूँगा, जैसे ही लगा आपका वायदा बन गया। ठीक है, तो जैसे ही आप वर्तमान में चीज़ों का लेन देन करते हैं तो स्पॉट मार्केट कहलाता है। तुरंत वहाँ पे आपका लेन देन एकदम तत्कालिक हुआ, किंतु जब आगामी भविष्य में इसे शेयर मार्केट, वायदा मार्केट में ही कंसीडर किया जाता है। गेम थ्योरी क्या है? ये सिद्धांत ऐसी स्थिति की व्याख्या से संबंधित है जिसमें दो या दो से अधिक निर्णयकर्ता सम्मिलित हो या भाग ले रहे हो और जिनके हित कम से कम आंशिक रूप से परस्पर टकराव में हो। ऐसी अल्पाधिकारी बाजार या दयाधिकार में फर्मों द्वारा अपनी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाता है। दो लोग शामिल हों, दोनों के हित टकरा रहे हों, और ये शॉर्ट टर्म मार्केट्स में कंसीडर होता है। ये वर्ड यूज किया जाता है गेम थ्योरी। ठीक है, प्रशासनिक मूल्य, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस जो होता है आपका, ऐसा मूल्य जो मार्केट द्वारा निर्धारित ना होकर प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा निर्धारित हो या सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत हो, इसे हम प्रशासनिक मूल्य बोलेंगे। जैसे कि MSP हो गया आपका, है ना। अगर आप सब्सिडी की चर्चा करते हैं, कोई सरकार सब्सिडी कैसे देती है किसी को, आर्थिक मूल्य और निर्गत मूल्य के मध्य के अंतर को ही सब्सिडी कहा जाता है, जान लीजिए। ठीक है, आर्थिक मूल्य जो सरकार किसी चीज़ पर खर्चा कर रही हो, और निर्गत मूल्य जब आदमी को वे दिया जा रहा हो यानी जनता को, इन दोनों के मध्य का अंतर जो निकलेगा ना, वो सब्सिडी कहलाती है। ठीक है, ये आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, इस पे काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही कथन और कारक और निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कौन सा गलत है और मिलान चिन्ह चारों प्रकार के प्रश्न आपको देता है। शैडो प्राइस आपका छाया मूल्य या लेखांकन मूल्य क्या है? जॉन ट्रेवर्जन इसके प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्री रहे थे।
बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य में उत्पादन क्रिया में उत्पन्न सामाजिक लागत तथा सामाजिक लाभ को ध्यान में रखकर बाजार कीमत को समायोजित कर देते हैं। तो इसे प्रतिस्पर्धा बाजार में, जिसमें ना तो मूल्य नियंत्रण हो ना ही बाह्य व्यक्तियों की कोई वास्तविक मूल्य तथा छाया मूल्य एक ही होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार द्वारा निर्धारित जो मूल्य है और उस पर उत्पन्न सामाजिक लागत तथा सामाजिक लाभ को, सोशल बेनिफिट्स को ध्यान में रखकर बाजार कीमत को इस प्रकार से संयोजित और प्रतिस्पर्धा में मूल्य नियंत्रण ना हो तो उसमें वास्तविक मूल्य ही एक छाया मूल्य कहलाता है। ठीक है, इसमें बाह्य व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, योग तथा नेचुरोपैथी को मिलाकर आयुष कहलाया जाता है। आशा आपको पता ही है, जननी सुरक्षा योजना संबंधित एक ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है, जिसका कार्य है स्वास्थ्य केंद्रों गरीब औरतों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करने में मदद करना है। ठीक है, आपसे आशा के संबंध में ये पूछ लेगा कि क्या प्रसव करवाती है, दे देगा एक कथन, घूम जाएगा दिमाग, आंखें बाहर आ जाएंगी, लगेगा सही है, पर प्रसव नहीं करवाती। ठीक है, इस टाइप का जो उसके रूल्स एंड लॉ में मैंडेट हो रखा है उस प्रकार से पढ़ना होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, नेशनल पॉपुलेशन फंड, नई जनसंख्या नीति आपको पता है कि 2000 की है, पर हमारी भारत की पहली जनसंख्या नीति आज बता दे रहा हूँ 1976 की है। ठीक है, इसमें आपके टारगेट्स 2070 तक स्थिरीकरण की बात की गई है, लॉन्ग टारगेट्स रखा गया है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत सरकार ने 13 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के स्थापित करने की घोषणा की। जो जनसंख्या स्थिरीकरण कोष स्थिरीकरण का नया नाम दिया गया। ये सरकारी एवं ऐच्छिक क्षेत्रों की जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित परियोजनाओं, स्कीम, नए विचारों आदि का कार्यान्वित करने के संबंधी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, ये फंड है, फंड ऑब्वियसली सी बात है कि फाइनेंस से जुड़ा होगा। एक कथन यही बन के आ जाएगा, क्या ये वित्तीय चीज़ों में भागीदारी निभाता है जनसंख्या स्थिरीकरण में, हाँ कि ना। अभी आपको पता है ये है कि जनसंख्या पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। भारत की जनसंख्या विश्व में द्वितीय स्तर पर है और 2027 से 25 से 27 के मध्य वे ओवरकम कर जाएगा चाइना को। ठीक है, और इसका कितना रखा है, इसका फंड कितना है, 100 करोड़ रुपए का है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड आपका अगला, इसका प्रतिपादन WM थॉमसन ने किया था, आर्थर लेविस ने किया था। ठीक है, और यह विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या का एक त्रिकोणात्मक प्रदर्शन है, जिसमें हम सबसे नीचे आधार पर निम्नतम आयु वर्ग की जनसंख्या पुरुष तथा महिलाओं को प्रदर्शित करते हैं, जो सबसे बड़ी जनसंख्या होती है। ये ऐसे बनता है आपका 3D में जो बनता है हमेशा पिरामिड 3D होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा आपका पिरामिड। ठीक है, तो सबसे नीचे देख रहे हैं एरिया ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है ना। इसी को अगर आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो रटना पड़ता है आप लोगों को कि तालाब में पिरामिड कैसा बनेगा, तो पौधों में कैसा बनेगा, तो धान के खेत में कैसा बनेगा। रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आप पिरामिड बना लो और इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। एरिया किसका है ज़्यादा, यहाँ पे देख लो, जीवों की संख्या किस प्रकार की ज़्यादा आएगी, है ना। आपके तालाब में जीवों की संख्या, नीचे मछलियों की ज़्यादा है ना, पर ये उल्टा बनेगा। कारण ये है कि नीचे ऊपर खाने वाले ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए उल्टा हो जाता है। तो थोड़ा सा कंसाइंस लगाएंगे आप तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। शर्त ये है कि इसीलिए बोलता हूँ कि परिभाषाएं क्लियर करो, कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कथन कारण क्या बोल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को यदि जहन में रखते हो तो आपके प्रश्नों के उत्तर आपके सामने होते हैं। जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, अल्पकालिक, देखिए 3 तरह के होते हैं उद्देश्य इसके, अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक। अल्पकालिक क्या है, गर्भ निरोधकों की आपूर्ति मांग को पूरा करना, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे और स्वास्थ्य समन्वय की व्यवस्था करना। आपको पता होगा भारत सरकार समय समय पर अंतरा ऐसी टैबलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। मध्यकालिक कितना है, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट,
2.1 करना 2010 तक प्राप्त करना है, पर वर्तमान में भाई TFR कितनी है 2.2 के अप्रोक्सीमेटली, और ये 1 लाख पे काउंट होती है ना। TFR आपकी MMR 1 लाख पे काउंट होती है, मैटरनिटी मॉर्टल रेट आपकी काउंट होती है, ठीक है। और दीर्घकालिक लक्ष्य में क्या रखा गया है, 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है, जो कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए उपयोग हो, ठीक है। तो 3 उद्देश्य हैं, इसके तीनों उद्देश्य मिलान चिन्ह में अगर पूछ लिया तो आंखें बाहर आ जानी है। तो ये देख लो, जहन जान से पाल लो, ठीक है, दिमाग में डाल लो ये तीनों चीज़ें। 2000 संख्या नीति है ये, है। और अभी हमारी जनगणना आपकी 2011 वाली 15वीं थी, 16वीं होगी, जो कि डिजिटली होगी। विवेक जोशी उसके आपके कमिश्नर रहेंगे। 31 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 16वीं जनगणना में। आज़ाद भारत की ये 8वीं होगी, ठीक है। अब स्फीति आप पढ़ते ही हैं, मुद्रास्फीति, अपस्फीति। देखिए अपस्फीति क्या होते हैं, अपस्फीति एक मूल्य सूचकांक है, डिफ्लेटर से बोलते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के कारण जीएनपी या जीडीपी के मौद्रिक मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसे मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी या मौद्रिक जीएनपी को वास्तविक जीएनपी का भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए इसको एलेबोरेट नहीं किया है, आपको केवल डिफ्लेटर के बारे में बताया गया, टर्मिनोलॉजी है। इंडिया विजन क्या है, इंडिया विजन 2020, ये योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को लागू किया था, लाया गया था। ये विजन था, एक प्रकार का दृष्टिकोण था, मंथन था, चिंतन था। योजना आयोग द्वारा जारी किए गए इस दस्तावेज में दर्शाया गया है कि आने वाले 2 दशकों में देश क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। इंडिया विजन 2020 नामक इस दस्तावेज में अगले 20 वर्षों का प्राप्त किया जा सकने वाले लक्ष्यों की बात की गई है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी थी बेसिकली, आने वाले अपकमिंग 20 ईयर्स व्हाट विल द इंडिया कंडीशंस इन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे क्या होगी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति क्या होगी आगामी 20 वर्षों में। भारत निर्माण आपको पता ही है, पढ़ रखे हैं, भारत निर्माण 2005 के आसपास आई थी। यह एक कार्य योजना के रूप में लिया जाता रहा है। इसे आने वाले 4 वर्षों में क्रियान्वित किया जा भी चुका है। भारत निर्माण को विशेष रूप से ग्रामीण भारत का निर्माण किया जा सके। इसमें भारत निर्माण के 6 अंग हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सिंचाई, सड़क, जल आपूर्ति और भवन निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण टेलीफोन कनेक्टिविटी। इस प्रकार से भारत निर्माण के तहत ग्रामीण भारत को एक नगरीय स्वरूप प्राप्त होगा। अब ये स्मार्ट सिटी में भी देख रहे हैं, ये सारे जो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं भारत निर्माण में, वो आपके स्मार्ट सिटी में आ गए हैं, ठीक है। जेन्युरम आपका 2005 में शुरू किया गया था, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए था ये, ठीक है। जेन्युरम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये अब आपका खत्म हो गया है, लैप्स हो गया है, यानी खत्म हो गया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो आपका 2005 से शुरू किया गया था ये भी, और ये मिलान चिन्ह में होके पूछ लेगा NRHM कब आया था, ठीक है। NRHM में आपको बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें की गई थी। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप द्वारा ये प्रमुख योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य पूर्णता प्राप्त कर रही सामुदायिक और स्वामित्व की विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ग्रामीण प्रणाली विकसित करना है, ठीक है। मतलब कि ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वामित्व की स्थापना करनी है और स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं उसका विकेंद्रीकरण करना है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी छितराव, है ना, छितराव करना है, जैसे आपकी पंचायती संस्थाएं उस प्रकार से। यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती, प्रभावपूर्ण, विश्वसनीयता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देगा। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं वे सेवाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में तीनों में अंतर होता है। प्राथमिक सेवाएं वो होती है जैसे ही तुरंत आपको कोई समस्या हुई, आपके घर के आसपास जो सुविधा मौजूद होगी वो प्राथमिक सेवा कहलाती है। बस ये इसकी परिभाषा है। अगर इसे जहन में डाल लिया तो द्वितीय सेवा और तृतीय में आप अंतर कर लेंगे। द्वितीय और तृतीय में आपका एक्सीड कर जाता है, मान लो वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, आप जिले के बाहर जाते हैं कहीं, तो द्वितीय में कंसीडर हो जाएगा। यदि उपलब्ध नहीं है, कैंसर जैसा कोई जटिल रोग है, तो आगे एक्सीड होएंगे, आप कहीं जाएंगे एम्स में, तो वहाँ पे तृतीय स्तर की सेवाएं आएंगी। तो द्वितीय और तृतीय स्तर की योजना आपको पता है आयुष्मान भारत योजना में भी रखी गई है और प्राथमिक स्तर की भी रखी गई हैं, ठीक है। आशा की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है।
इसका कहाँ पे लागू होगी? लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता रहती है। ठीक है, मतलब 1000 ग्रामीण जनसंख्या जहाँ होगी वहाँ पर एक आशा वर्कर होगी। सापेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सापेक्ष गरीबी आपसे कई बार पूछ लिया था, और निरपेक्ष गरीबी। देखिए दोनों में अंतर होता है। सापेक्ष गरीबी को कई सारे गिनी गुणांक हो गया, मूल्यांकन और इसका वक्र है ना, ऐसे आपका हो गया लाफर वर्क हो गया, इस टाइप से इसका कंसीडर किया जाता है। पर निरपेक्ष गरीबी क्या होती है? एक गरीबी रेखा बना दी, जो इसके अंदर आ रहा है वो गरीब है, जो नहीं आ रहा वो गरीब नहीं है। सापेक्ष गरीबी देख ले रहे हैं। सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आयों के वर्गों के बीच कितनी विषमता है। ये गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक युग्म के बीच का अंतर की माप करती है। गिनी गुणांक आपकी आय के असमानता के दर को दर्शाता है। सापेक्ष गरीबी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती कि गरीबी लोगों की मात्रा क्या है। इस कमी को दूर करने के लिए हम निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड का तय कर लेते हैं, ठीक है, और इन्हें हम गरीब कहते हैं। जैसे अभी किया हुआ है ना, 2400 कैलोरी प्रतिदिन भोजन करने वाली आय से कम होगी तो उन्हें हम गरीब कहेंगे। और इस माप से जिसे हम गरीबी रेखा कहते हैं, है ना, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी पे तोड़ रखा है ना भी हमने कैलोरी वाइज पे, कि अगर 2100 इसको शहर में मिलती होगी तो ये गरीब नहीं है, अगर इसी को ग्रामीण क्षेत्र में 2400 मिलती होगी तो ये गरीब नहीं है। तो ये निरपेक्ष हो जाता है। गरीबी ज्ञात करने वाली विधि को हम हेड काउंट विधि कहते हैं, जिसमें लोगों का सर गिना जाए। हेड काउंट मेथड ही ये होता है जिसमें लोगों का सर गिना जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐसे व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार हैं और जिन्हें रोजगार नहीं मिलता है ना, उन्हें अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो आप तैयार हैं किसी मार्केट में काम करने के लिए, नोएडा, गाजिया, गुड़गांव में आप काम करने के लिए तैयार हैं, किंतु आपको रोजगार नहीं मिल रहा। भारत में याद रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है ना, कंस्ट्रक्टिव अनएम्प्लॉयमेंट सर्वाधिक पाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा समस्या करता है। आदमी स्किल्ड है पर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं है, बीटेक साले सारे हैं पर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं है। चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, और घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी के कारण हो और मांग में वृद्धि के कारण समाप्त देशों में सबसे अधिक पाई जाने वाली बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी होती है। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी होने के कारण और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त देशों में सबसे अधिक पाई जाती है। ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो चक्र चलता रहता है। दूसरी ओर घर्षण जनित बेरोजगारी वे बेरोजगारी होती है जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी बनी रह सकती है, और ऐसे व्यक्ति जो रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में बेरोजगार हो सकता है। मान लीजिए कि आपने अभी वर्तमान में बैंक में कार्य करा था प्राइवेट में, यहाँ से छोड़ी और दूसरे में जाने की चाह सोची कि दूसरे बैंक पे चले जाऊं, पर यहाँ से तो जैसी छोड़ी वहाँ भी नहीं मिली। तो ये हुआ ना, घर्षण बना ना दोनों में, कि काम तो करना चाह रहा है आदमी पर घर्षण बन के नहीं मिल पाया। संरचनात्मक बेरोजगारी जिसकी मैंने बात की थी, वह बेरोजगारी जो किसी देश की आर्थिक अवसंरचना विकास की कमी के कारण होती है, संरचनात्मक होती है। इन देशों में पाए जाने वाली बेरोजगारी दो भागों में बांट सकते हैं, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। ये मेंस में भी आता है। दो प्रकार की हो सकती हैं। औद्योगिक श्रमिकों में पाई जाने वाली बेरोजगारी होती है शिक्षित बेरोजगारी। देखिए आदमी पढ़ा लिखा है पर रोजगार नहीं मिल रहा। वर्तमान की समस्या भी इतनी जटिल है कि बेरोजगारी दर अपने इस समय सर्वोच्च स्तर पर है 1974 के पश्चात से। ठीक है, औद्योगिक श्रमिकों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः संगठित क्षेत्र में है। संगठित क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, क्षेत्र संगठित और असंगठित, कभी उस पर अलग चर्चा होगी, वो मुख्य परीक्षा का केंद्र है। औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्यतः रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की कम दर के कारण और इसके साथ ही इसे भी स्वीकार किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार पाने वाले श्रमिकों की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हुई है। शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है एक तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और जिसका व्यावसायिक पहलू कमजोर है, और दूसरा और रोजगार सृजन के अवसरों में धीमी वृद्धि भी है।
रोजगार कहाँ जनरेट हो पा रहे हैं? सरकार के पास राजस्व ही नहीं है, कहाँ से आपको रोजगार देगी? देखते रहे वर्तमान में कितने सारी भर्तियां के पैसे ले रखे हैं, किंतु उनको वेंडर नहीं मिल पा रहा। वेंडर नहीं मिल पा रहा तो लड़का तो पिछले 5-6 साल से तैयारी कर रहा है, प्री देता है, प्री निकालने के बाद मेंस देता है, मेंस के बाद आधा स्कैम इधर हो जाता है उधर हो जाता है और वो फिर से तैयारी में ही लगा रहता है, तो सीट मिल नहीं पाती है। मौसमी बेरोजगारी, ये बेरोजगारी कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों के समय तो श्रमिक रोजगार मिलता है और कृषि के ढीले मौसम में रोजगार नहीं मिलता, ये मौसमी हो जाती है। कहने का अर्थ है कि कुछ भाग में काम नहीं रहता और कुछ में रहता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, कई बार पूछ लेता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्राय ऐसा माना जाता है कि खेत के उत्पादन में इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक लोग खेती में लगे रहते हैं। कहने का मतलब 4 लोगों को यदि 4 बीघा खेत बोना था, यदि उसमें 8 लगा दिए जाएं और उसकी सीमांत उत्पादकता 0 ही निकलेगी तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी 4 अतिरिक्त लोग लगाने पे मिला कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, वो अनावश्यक लगे हुए हैं, बस समय काट रहे हैं, इनको खलियर कह सकते हैं आप। देखिए साफ है, उत्पादन 0 है, लिख दिया गया। अगला है आपका टर्मिनोलॉजी में आप देखते होंगे बहुत बार एमएसपी यदि आप पढ़ते हैं, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कृषि मूल्य नीति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कृषि वस्तुओं के संबंध में मूल्य नीति के दोहरे उद्देश्य होते हैं, किसानों को उनके उत्पादन का उचित तथा उत्साहवर्धक मूल्य मिल सके और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तु की आपूर्ति हो सके। ये मूल्य ऐसा होना चाहिए कि लोग भी इसे वहन कर सकें और अल्प आय वर्ग वालों के लिए पूर्ति सरकार द्वारा 3 प्रकार के स्तरों द्वारा की जाती है। ये 3 स्तर क्या हैं, है ना, इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह एक पूर्व निर्धारित खरीद मूल्य है तथा वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थित मूल्य पर जो किसान को पर्याप्त लाभकारी मूल्य देता है। ये महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं को खरीदना, एमएसपी आपका देता है ना रबी और खरीफ के। सीएसीपी जो आपका कमीशन है 1965 से भारत सरकार को केवल अनुशंसा रिकमेंडेशन सलाह देता है, लागू भारत सरकार करेगी, ठीक है, वो केवल सलाह देगा सीएसीपी की आप एमएसपी इतना बनाइए, रबी का इतना, खरीफ का बनाइए। और गन्ने का एमएसपी नहीं होता, उसका एफआरपी होता है, ठीक है, उसका एफआरपी होता है जो कि सीसीईए निर्धारित करती है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करती है उसका डिसाइड। अगला है उचित मूल्य पर चुनी हुई वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। आपने सुना होगा 1 जून से 2020 से 1 नेशन 1 कार्ड आ रहा है, आ चुका है, ठीक है। तो यानी वो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जैसी होती है ना, आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उस कार्ड का मान लो बिहार का व्यक्ति यदि दिल्ली आ जाता है तो कार्ड तो उसका बिहार का ही है पर एक्सेस दिल्ली में भी करेगा, उसको राशन मुहैया उपलब्ध हो जाएगा। अगला खाद्यान्नों और खाद्य तेलों, चीनी, दाल आदि को खुले बाजार में देना, जिससे खुले बाजार में इनका मूल्य एक निश्चित सीमा में रह सके, ठीक है। 3 प्रकार की चीज़ें अपनाई जाती हैं अस्त्र सरकार द्वारा कि खाद्यान्न की आपूर्ति श्रृंखला विघटित ना हो, ठीक है, समाज में अकाल जैसी स्थिति घटित ना हो और मुद्रास्फीति ना बढ़े। प्रमुख कृषि वस्तुओं के संबंध में वसूली मूल्य या न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा सरकार वर्ष में 2 बार रबी और 2 बार खरीफ के मौसम में करती है और ये न्यूनतम मूल्य की घोषणा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संतुति देखिए रिकमेंडेशन पे करती है। उल्लेखनीय है कि 1965 में कृषि मूल्य आयोग को की स्थापना की थी। इसके अध्यक्ष देख लीजिए कौन थे, प्रोफेसर एमएल दातेवाला थे, ठीक है, प्रोफेसर एमएल दातेवाला थे और सीएसीपी इसी का नाम है। मूल्य के संबंध में अपनी संतुतियां देते समय आयोग ने आगत की लागत में परिवर्तन, इनपुट जो इनपुट आता है ना उसकी लागत में, इनपुट की कॉस्ट में परिवर्तन और फसल मूल्य समता यानी इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, अपनी वस्तुओं के लिए किसानों द्वारा प्राप्त मूल्य तथा उनके द्वारा किए जाने वाले क्रय के संबंध में दिए गए मूल्यों के बीच समता को ध्यान में रखा है, ठीक है। तो सीएसीपी आपका दातेवाला कमेटी की रिकमेंडेशन से बना।
आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, कब बना, क्या करता है, कैसे करता है, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना। ठीक है। यूपीएससी क्या करता है, देखिए यूपीएससी क्या करेगा कि बोलेगा कि सीएसीपी आयोग जो है कितने प्रकार की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा करता है, तो वो 24 का करता है और वो आपको 22 लिख के दे देगा एक तथ्य में। उसके तो हर क्वेश्चन में तीन तथ्य रहते हैं, तो ये 24 मूल्यों पर अब आपका एमएसपी निर्धारित करता है सीएसीपी। ठीक है। जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ठीक है, और 4 दालों चना, अरहर, मूंग और उड़द, 6 तिलहनों, सूरजमुखी, सोयाबीन, सरसों, रैपसीड, कुसुम, तोरैया और नारियल के लिए भी मूल्य की घोषणा करता है। ये 4 खाद्यान्न भिन्न भिन्न कपास है ना, और 4 खाद्य भिन्न कपास, जूट, गन्ना और तंबाकू के लिए भी समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। पर ये एफआरपी से कंसीडर होता है आपका गन्ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, वह मूल्य जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो, और जब बाजार में अनाजों का मूल्य गिर रहा हो तो सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद कर उनके हित की रक्षा करती है। ये एक टाइप का इंश्योरेंस होता है। अगर देखा जाए कथित तौर में आर्थिक स्तर पर इसको इंश्योरेंस की संज्ञा दी जाती है एमएसपी को, किसानों के आर्थिक संरक्षण के एवज में। कारण यह है कि किसान फसल तो उपजाएगा, स्वाभाविक सी बात है, रबी, खरीफ और जायद, यानी साल में 3 बार फसल उपजाएगा। अगर उसकी फसल किसी कारणवश अगर मान लो कि बाजार में उसका मूल्य गिर रहा है, तो सरकार पहले ही ये प्रसविंदा कर लेती है कि हम आपका बाय कर लेंगे इतनी कॉस्ट पे। ठीक है। फिर अगला है आपका वसूली मूल्य या क्रय मूल्य। ये एमएसपी से अलग क्यों है ना। यह मूल्य जिसकी घोषणा सरकार वर्ष में रबी तथा खरीफ के समय करती है, और इसी मूल्य पर सरकार अनाज की खरीद करती है, और इस मूल्य को निर्धारित करते समय ध्यान दिया जाता है कि एक और कृषक को अगले वर्ष वस्तु के उत्पादन की प्रेरणा मिले, और दूसरी ओर कमजोर वर्ग को उचित मूल्य की घोषणा फसल बोने के बाद की कटाई पे की जाती है। फसल बोने के बाद कटाई पे की जाती है। वसूली मूल्य न्यूनतम समर्थित मूल्य के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है। सबसे खास बात, प्रोक्योरमेंट प्राइस आपका एमएसपी से जो होता है वो अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, या उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तीनों कंडीशन लगती हैं यहाँ पर। और पीडीएस आपको सभी लोग जान रहे हैं, नवीनीकृत पीडीएस सिस्टम है ना, ये अभी नया करा गया, पीडीएस सिस्टम में चेंजेस किए गए। इस प्रणाली को जून 1992 में लागू किया था। इसके तहत देश के सर्वाधिक पिछड़े ब्लॉकों में, खंड सूची वाले क्षेत्रों में, रेगिस्तान, जनजातीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में चिन्हित किया गया था। और टीडीपीएस यानी कुछ चीज़ें टारगेटेड होती हैं, टारगेट लक्ष्य को ध्यान में रख के बनाई गई थी। 1997 में शुरू की गई थी। ये दिल्ली और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यों में लागू की गई है। इसके अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति 2 स्तर पर प्रणाली के अंतर्गत की जाती है। गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को बहुत अधिक सब्सिडी पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। सब्सिडी में आपको बता ही चुका हूँ, सब्सिडी कुछ नहीं है, आर्थिक मूल्य और निर्गत मूल्य के मध्य का अंतर है, ये याद रखिएगा। आर्थिक मूल्य क्या होते हैं, आर्थिक मूल्य पे जो खर्चा सरकार करती है, और निर्गत मूल्य जिस पे क्रय करती है उसके मध्य का अंतर, जो निर्गत मूल्य जो कि जनता को देती है, इन दोनों के मध्य का जो अंतर बनेगा ना, वो आपकी सब्सिडी कहलाएगी। कार्बनिक खेती आपकी क्या होती है, खेती की वह प्रणाली जिसमें रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों दवाइयों का प्रयोग नहीं, बल्कि उसके स्थान पर जैविक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ लेता है ना, इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम है, 100% है ना, 100% हो गया ऑर्गेनिक स्टेट। तो ये आज आपका पार्ट 1 तक इसको लेके इंडियन इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, और इसको आप करंट में जो आंकड़े मैंने बताए हैं आपको, आंकड़ों की सीरीज है, रामबाण करके और ब्रह्मास्त्र करके आंकड़े हैं, उनसे अगर आप अपडेट कर लेंगे या सुन भी लेंगे ना, तो आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं कहीं से भी, ना दाएं से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, वो हल होंगे, हर हाल में हल होंगे। कारण यही है कि अगर आपका कन्वेंशनल टॉपिक्स अच्छे हैं,
इकोनॉमिक्स के व्यू से बात कर रहा हूँ, आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर आपके कन्वेंशनल टॉपिक्स ठीक हैं इकोनॉमिक्स के, और अगर आपने उसे करंट से एसिमुलेट कर दिया, ना केवल प्री बल्कि मेंस में भी आप बढ़त हासिल करते हैं, और ये लिखित बात है, ठीक है। ये किसी संस्थान या किसी मनीषी की चर्चा नहीं है, ये स्वाभाविक सी बात है भाई। अपने निजी स्तर पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ का लाभ लीजिए। पार्ट 1 है, पार्ट 2 कंटिन्यूस रहेगा और पार्ट 3 तक चलेगा। ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं, इसे देख लीजिए, सुन लीजिए और लिख लीजिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे लिख लेना है, और जो चीज़ ऐसी याद हो जा रही है उसे देख लेना है, ठीक है। बार बार कहता हूँ, ये सब चीज़ें वेरी वेरी यूजफुल हैं। इसको आप यूटिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।